हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी के ऊपर, जो कि TUET के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा तमाम महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी ये वैकल्पिक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी स्वरूप और व्यवहार, स्वाधीनता संग्राम में हिंदी की भूमिका, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति और गति, अनुवाद, सामान्य सिद्धांत और समस्या, पारिभाषिक शब्दावली, टिप्पणी लेखन, इसके अलावा प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूप, जनसंचार के माध्यम, विज्ञापन और हिंदी। तो ये कुछ पॉइंट हैं। जब भी हम प्रयोजन मूलक हिंदी की चर्चा करते हैं तो इन्हीं बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना पड़ता है और इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे लेक्चर को आप कंसंट्रेट होकर देखेंगे। हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि हमने प्रयोजन मूलक हिंदी को पूरी तरीके से कवर करने का प्रयास किया है। तो चलते हैं, बात करते हैं विस्तार से कि आखिरकार प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। प्रयोजन मूलक हिंदी अंग्रेजी शब्द फंक्शनल हिंदी का पर्याय है। फंक्शनल हिंदी का पर्याय प्रयोजन मूलक हिंदी है। अगर शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ हुआ ऐसी विशेष हिंदी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही किया जाए। इसे कामकाजी हिंदी अथवा व्यावहारिक हिंदी भी कहा जाता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या है। खास तौर से इसको अंग्रेजी में जब हम बात करते हैं तो फंक्शनल हिंदी कहते हैं। जितने भी बच्चे JNU में पढ़े होंगे और ग्रेजुएशन स्तर पर उनको एक फंक्शनल हिंदी पढ़ने का मौका मिलता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रयोजन मूलक हिंदी की पढ़ाई करते हैं और इसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है और सामान्य तौर पर इसे कामकाजी हिंदी अथवा व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है। अगर देखा जाए प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों की चर्चा की जाए तो उसमें जो पहला पॉइंट है बोलचालीय हिंदी, दूसरा पॉइंट है व्यापारिक हिंदी। व्यापारिक हिंदी के अंतर्गत इसमें भी मंडियों की भाषा, सर्राफ की के दलालों की भाषा, सट्टा बाजार की भाषा आदि कई उपरूप हैं इसके। कार्यालयी हिंदी, कार्यालय भी कई प्रकार के होते हैं और उनमें भी भाषा के स्तर पर कुछ अंतर होता है। इसके बाद शास्त्रीय हिंदी। शास्त्रीय हिंदी विभिन्न शास्त्रों में प्रयुक्त भाषाएं भी शब्द के स्तर पर कुछ अलग हैं। इसमें संगीत शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, राजनीति शास्त्र, विधि शास्त्र आदि की भाषाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर शास्त्रीय हिंदी के अंतर्गत भी कई तरह की हिंदी की चर्चा की गई है। जैसे आप संगीत का अध्ययन करेंगे तो उसमें अलग तरीके का सुर, ताल, लय, छंद इन सब की बात होगी। काव्य शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो रस, अलंकार, छंद, ध्वनि इन सारी चीज़ों की बात होती है। भाषा विज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर शब्द, अर्थ, वाक्य, ध्वनि, वर्ण इन सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी। दर्शन पढ़ेंगे तो चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, आत्मा, परमात्मा इस टाइप की बात होगी। योग की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पर ध्यान, समाधि, ठीक है, कपालभाति, अनुलोम विलोम इस टाइप के शब्दों का प्रयोग होगा। इसी तरह से राजनीति शास्त्र, विधि शास्त्र आदि विषयों की भाषाएं अलग अलग हैं, जिसको कि शास्त्रीय हिंदी कहा गया है यहाँ पर। इसके बाद वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी, जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग, बढ़ईगिरी, लुहारी, प्रेस, फैक्ट्री, मिल आदि की तकनीकी भाषाएं हैं। और ख़ास तौर से भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी पर बहुत काम करने का प्रयास किया है। इसके नाम पर एक आयोग की भी स्थापना हुई थी और आपके दिमाग में
वो सन भी आ गया होगा कि कब इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला पॉइंट है समाजी हिंदी। ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं। ठीक है। साहित्यिक हिंदी, जिसका प्रयोग कविता, कला साहित्य की विभिन्न विधाओं की भाषा में किया जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रशासनिक हिंदी के अंतर्गत आता है। इसके बाद जनसंचार माध्यम, जिसके अंतर्गत पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की भाषा प्रयुक्त होती है। तो उम्मीद है कि कुल 9 पॉइंट पर चर्चा की गई है और इन 9 पॉइंट को आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे कि अगर प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों की चर्चा किया जाए तो ये उसको उसके रूप थे जो कि आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और ऑब्जेक्टिव तरीके से भी आप अपने दिमाग में फिक्स कर लिए होंगे कि अगर मान लीजिए पूछा जाए कि जनसंचार माध्यम के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी तो पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन, रेडियो, ये सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। विज्ञापन को भी रख सकते हैं। आगे बात करें कि हिंदी का प्रयोग किन-किन संदर्भों में होता है। तो यहाँ पर 3 विभिन्न संदर्भों में हिंदी का प्रयोग होता है। आम तौर पर हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो लगता है कि ये साहित्य और भाषा के क्षेत्र में ही है। लेकिन आज यहाँ पर क्लियर होगा कि हिंदी का प्रयोग कितने अर्थों में या संदर्भों में किया जाता है। तो मुख्य रूप से 3 इसके संदर्भ हैं। पहला है कि सामान्य अर्थ में हिंदी का प्रयोग। हिंदी अभिप्राय उस भाषा से है जो संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की परिनिष्ठित भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। यह खड़ी बोली का ही मानक रूप है। यानी कि जिन राज्यों का नाम लिया, इसको हिंदी पट्टी भी कहा जा सकता है। यहाँ पर लोग अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सामान्य हिंदी का प्रयोग करते हैं। आगे चलकर इसको खड़ी बोली का मानक रूप कहा गया है। तो ये तो इस अर्थ में प्रयुक्त होती है। दूसरा अर्थ है इसका भाषा शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी का अर्थ खड़ी बोली के उस रूप से है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली संस्कृत बहुल खड़ी बोली हिंदी से है और जो अपनी शब्द संपदा के लिए मुख्य रूप से संस्कृत के तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव शब्दों की कृतज्ञता को मानती है कि जितने भी शब्द संपदा लिए गए हैं हिंदी के, वो सब संस्कृत से लिए गए हैं और वहाँ के तत्सम शब्द हैं, कुछ अर्ध तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। इसे विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने शुद्ध हिंदी, साधु हिंदी, नागरी हिंदी, हिंदुस्तानी और आर्य भाषा आदि नाम दिए हैं। तो मुख्य रूप से आप देख रहे हैं जब शास्त्रीय हिंदी की चर्चा की जा रही है तो उसका संबंध सीधे-सीधे संस्कृत से जोड़ा जा रहा है और इसके ऊपर हमने बात किया सामान्य हिंदी की, तो आम तौर पर जो बोलचाल की भाषा है, वो सामान्य हिंदी के अंतर्गत आती है। तीसरा इसका जो रूप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप है। प्रयोजनमूलक हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो संवैधानिक दृष्टि से हिंदी का प्रयोग। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को देश में नया संविधान लागू किया गया। इस संविधान में भारत को एक पूर्ण स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न एक तांत्रिक गणराज्य स्वीकार किया गया, जो कि आप सारी चीज़ें संविधान के अंतर्गत पढ़े होंगे। और संविधान में संघ की सरकारी भाषा की व्याख्या धारा 343 में इस प्रकार की गई है कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी होगी। संविधान में हिंदी को 3 स्तरों पर राजभाषा स्वीकार किया गया है और इसका जो अनुच्छेद है आप अच्छे से इसको जानते होंगे 343 से लेकर 351 अनुच्छेदों के बीच में अलग-अलग चर्चा की गई है, इसके प्रावधानों की बात की गई है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमने देखा कि हिंदी के प्रयोग करने के जो संदर्भ हैं, 3 संदर्भ हैं, सामान्य हिंदी, शास्त्रीय हिंदी और संवैधानिक हिंदी। तो आप अपने दिमाग में वैकल्पिक तरीके से भी अ, क्वेश्चंस को बना रहे होंगे और उसके उत्तर को भी ढूँढने की कोशिश कर रहे होंगे। अब यहाँ पर बात की गई कि संविधान में हिंदी को 3 स्तरों पर रखा गया है। अब वो 3 स्तर कौन से हैं? प्रथम स्तर पर वह भारतीय संघ की देवनागरी लिपि में लिखित भाषा राजभाषा है।
अर्थात केंद्रीय राजभाषा का पद हिंदी को प्रदान किया गया है। दूसरे स्तर पर विभिन्न हिंदी प्रदेशों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की प्रादेशिक भाषा हिंदी के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इन राज्यों ने हिंदी में प्रशासन का कार्य संचालन संपादन करने की घोषणा कर दी हिंदी में। तीसरा स्तर है कि जो अहिंदी क्षेत्र है, जिसमें कि पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात प्रांत अपने शासन में क्रमशः पंजाबी, मराठी तथा गुजराती भाषा के सहभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग करने की उद्घोषणा की है। यानी कि मुख्य रूप से वहाँ की जो राजभाषा है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन सहयोगी भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की भी इन्होंने घोषणा की। तो उम्मीद है कि संवैधानिक स्थिति के रूप में हिंदी को 3 स्तरों पर बांट दिया गया। एक तो सीधे सीधे कह दिया गया कि केंद्रीय जो भारत सरकार है वो हिंदी का प्रयोग करेगी राजभाषा के रूप में। इसके अलावा हिंदी पट्टी के राज्य जो हैं वो तो करेंगे ही, और अहिंदी पट्टी के राज्य जो हैं वो अपनी मुख्य भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग करते रहेंगे। आगे बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास के ऊपर। तो विकास की जब चर्चा की जाती है तो हमारे दिमाग में तुरंत हिंदी साहित्य का इतिहास भी आता है, क्योंकि वो केवल रचनाओं का कलेक्शन नहीं है बल्कि भाषा के विकास के दृष्टिकोण से भी उसका अध्ययन किया जा सकता है। इस मामले में धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक आर्य भाषा हिंदी के लगभग 1000 वर्ष के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 कालखंडों में विभाजित किया है, जिसमें कि आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और इसका जो समय सीमा आप देख रहे हैं कि 1000 से 1500 ईस्वी, 1500 से 1800 और 1800 से वर्तमान काल तक 3 खंडों में भाषा के दृष्टिकोण से बांटा गया है। आदिकाल की जब चर्चा की जाएगी तो उसमें अपभ्रंश, अवहट, प्राकृत, ठीक है, ये सारी भाषाएं आ जाएंगी। और खड़ी बोली का जो धीरे धीरे उद्भव होना शुरू हो गया था अमीर खुसरे से, तो इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। मध्यकाल में खासतौर से ब्रज और अवधि का बोलबाला रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ रचनाएं जो हैं वो खड़ी बोली में होना शुरू कर दी थी। खासतौर से आप कबीर इत्यादि के दोहों को देखेंगे तो इसमें इसका रूप दिखाई पड़ता है। लेकिन आधुनिक काल में आकर ये हिंदी का विकास विधिवत तरीके से होना शुरू हो गया था। तो इसको हम विस्तार से बहुत यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, बस आप इतना ध्यान में रखिए कि धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक आर्य भाषा हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास को, ठीक है, 1000 वर्षों के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जैसे हम साहित्य पढ़ते हैं उसी तरह से भाषा का भी अध्ययन करना है। जैसे जैसे साहित्य का विकास हुआ था वैसे वैसे भाषा का भी विकास हुआ था। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम बात करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम फोर्ट विलियम कॉलेज की चर्चा करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज से सवाल आता रहता है। फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 में लॉर्ड वेलेजली के समय इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कंपनी के सैनिक, असैनिक कर्मचारियों के शिक्षा, अनुशासन तथा देश विदेश की जानकारी देने के लिए प्रारंभ में जॉन गिलक्राइस्ट ने की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज कहलाई। तो आपने देखा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड वेलेजली के समय में हुई थी। और इसकी मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसमें था कि कंपनी के जो सैनिक हैं और सैनिकों के अलावा जो कर्मचारी हैं उनको शिक्षित करना, अनुशासित करना और देश विदेश की जानकारी से अवगत कराने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम था ओरिएंटल सेमिनरी। ये भी ध्यान में रखिए, बहुत कम जगह इसकी चर्चा की जाती है, लेकिन यहाँ पर नई जानकारी है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का जो पुराना नाम था ओरिएंटल सेमिनरी था, बाद में इसको फोर्ट विलियम कॉलेज कहा गया और ये कलकत्ता में है। तो 2-3 सवाल इस पैराग्राफ से आपको बन जाएंगे, बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करें तो जॉन गिलक्राइस्ट को इसी कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस कॉलेज में विभिन्न भाषाएं और विभिन्न विषय पढ़ने पढ़ाने की सुविधा थी। गिलक्राइस्ट चूंकि उर्दू के पक्षधर थे, अतः उन्होंने खड़ी बोली हिंदी के नाम पर उर्दू को ही अपनाया। तो यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि गिलक्राइस्ट उर्दू के समर्थक थे और खड़ी बोली के नाम पर उन्होंने उर्दू को ही अपनाया।
और वे हिंदुस्तानी की 3 शैलियाँ मानते थे, दरबारी या फारसी शैली, मध्य या विशुद्ध हिंदुस्तानी शैली, हिंदी या गंवारू बोली। ठीक है? तो गिलक्राइस्ट और गारसद तासी, इन दोनों का नाम एक तरीके से उर्दू के पक्षधर के रूप में आता है, समर्थक के तौर पर आता है। और कई बार तो सवाल ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 शैलियों में तीसरी जो शैली है उसको हिंदवी या गंवारू बोली कहा गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इनको भी ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद सरकार और नागरी लिपि को लेकर आंदोलन चले थे। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ा होगा, तो इन पॉइंट से अपने को कोरिलेट कर ले रहे होंगे, तुरंत जोड़ ले रहे होंगे। जैसे सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, वैसे ही सन 1893 ईस्वी में नागरी लिपि आंदोलन की में तेजी आई। 1893 ईस्वी में आप जानते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भी हुई थी और इसके बाद ये आंदोलन पहले से ही चल रहा था। हिंदी उर्दू विवाद को लेकर बातें आपने पढ़ी होंगी। इसके अलावा अगर जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये सब हिंदी उर्दू विवाद आप सभी को बता दिया गया है। फिर भी यहाँ पर मैं दोहरा दे रहा हूँ कि 1893 ईस्वी में भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि के उपयोग का सुझाव देकर उर्दू एवं हिंदी दोनों के पक्षधरों को स्तंभित कर दिया, क्योंकि इससे दोनों भाषाओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। जैसे वर्तमान समय में हम लोग व्हाट्सएप या फिर किसी से मैसेज हम करते हैं तो देवनागरी लिपि को भी हम रोमन लिपि में लिख देते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों को देवनागरी लिपि के बारे में बहुत क्लियरिटी नहीं रहती है कि देवनागरी लिपि है क्या, उनको बताना पड़ता है। खासतौर से जब मैं बीए के बच्चों की कॉपियाँ देखता हूँ तो लिखा रहता है उसमें लिपि क्या है आपकी, तो देवनागरी इस तरीके से न लिख के बच्चे इस टाइप से लिख देते हैं। अगर उनको बताया भी जाता है तो वो थोड़ा-सा इसको नकारात्मक में लेते हैं कि हमने क्या गलत लिखा है। लेकिन इस देवनागरी को भी वो रोमन में लिख रहे हैं। तो इसी टाइप से अंग्रेज़ों ने ये एक तरीके से बोल दिया था कि अगर आप देवनागरी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो रोमन में ही लिखिए, क्योंकि उनको अपने भाषा का विस्तार करना था, प्रचार-प्रसार करना था, तो वो छूट दिए हुए थे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ थे जो नेता थे, उनका यह मानना था कि नहीं, हिंदी की भी लिपि होनी चाहिए और वो नागरी लिपि है तो उसको स्थापित करना चाहिए। इसीलिए 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई और पूरा इसका कार्यक्रम बनाया गया। उसके द्वारा अंग्रेजी में नागरी कैरेक्टर पुस्तक लिखवाकर रोमन लिपि अवैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला गया कि कैसे रोमन लिपि अवैज्ञानिक है और देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है। सरकार ने इस बारे में एक समिति नियुक्त की, परंतु समिति ने सरकारों के जो सुझाव दिए गए थे उसी के पक्ष में निर्णय दिया। हिंदी की नियति संघर्ष की नियत रही है लगातार। ठीक है? तो बाद में आप जानते हैं कि सन 1904 ईस्वी के आसपास में अदालत में इस हिंदी की लिपि देवनागरी की लिपि रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कौन-कौन थे। ठीक है? तो नागरी लिपि आंदोलन को आपको ध्यान में रखना है। खासतौर से यहाँ पर बताने की कोशिश ये थी कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 में और इसके संस्थापकों में 3 लोगों का नाम लिया जाता है आरएसएस, मतलब कि राम नारायण, शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास का नाम आता है। तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी नागरिक प्रचारणी पत्रिका भी निकलती थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। 1-2 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। और आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक तथा धार्मिक नेता और हिंदी। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक तरफ हमें स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई भी लड़ना था और दूसरे तरफ अपनी भाषा को की अस्मिता को लेकर भी हमें जूझना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय सामाजिक तथा धार्मिक नेता और हिंदी का क्या आपस में संबंध रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष में सम्मिलित प्राय सभी व्यक्ति स्वतंत्रता के संघर्ष को एक संगठित अभियान बनाने के लिए संपर्क सूत्र के रूप में हिंदी का प्रयोग करने लगे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के समय में हिंदी का जो महत्वपूर्ण रोल रहा वो संपर्क सूत्र में रहा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि भारत में
अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ने के लिए देखा गया कि हिंदी ही एक उपयुक्त भाषा है जो कि संपर्क सूत्र के रूप में काम कर सकती है। तो क्रमशः हम उन महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहला नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक प्रबुद्ध प्रखर नेता थे, जिन्होंने राष्ट्र को एक नारा से संबोधित किया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वहाँ समय समय पर हिंदी के प्रति अपने विचारों को भी उन्होंने प्रकट किया है। उनका यह पूर्ण विश्वास था कि देवनागरी लिपि में केवल हिंदी ही इस देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है, हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकती है। मेरी समझ में हिंदी भाषा की भाषा की हिंदी भारत की सामान्य भाषा होनी चाहिए, यानी समस्त हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, जिनका संबंध महाराष्ट्र से था, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का समर्थन किया। हिंदी प्रचार प्रसार के लिए सन 1903 ईस्वी में इनका जो महत्वपूर्ण काम है, सन 1903 ईस्वी में हिंदी केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया तथा अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में व्याख्यान देकर जनता जनार्दन तक अपनी बात पहुंचाई। वर्तमान समय में हिंदी का प्रयोग खासतौर से चुनाव के दौरान काफ़ी तीव्रता से किया जाता है, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन में आपने देखा कि बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भी इसका समर्थन किया, और समर्थन ही नहीं किया बल्कि इसके प्रचार प्रसार के लिए हिंदी केसरी नाम से सन 1903 में पत्रिका का प्रकाशन भी किया। आज इस तरीके के कम नेता मिलते हैं, बात तो अपनी हिंदी में तो करते हैं, लेकिन इस टाइप से कोई कदम आपने बहुत कम देखा होगा, कोई नेता हो जो वर्तमान में हिंदी को ध्यान में रखते हुए कोई पत्र पत्रिका निकाल रहा हो। ठीक है, बल्कि सारे नेताओं के जो स्कूल कॉलेज हैं सब अंग्रेजी में है, उलट हो गया है एकदम से। लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि हिंदी केसरी नाम का जो पत्र प्रकाशित करवाया था सन 1903 में, वो बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने केवल प्रकाशित ही नहीं करवाया बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश में हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं देवनागरी को राष्ट्रलिपि के रूप में मान्यता देने वालों में इनका नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। तो बाल गंगाधर तिलक का हिंदी के परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान रहा है आपने देख लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय कट्टर आर्य समाजी एवं उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रवक्ता लाला लाजपत राय पंजाब के क्रांतिकारियों के गुरु माने जाते थे। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय से एक संगठन इन लोगों का बना था, जिनको जाना जाता है बाल, पाल और लाल की प्रसिद्ध जोड़ी के महत्वपूर्ण कड़ी थे। यानी कि जो तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक, वो महाराष्ट्र से नेतृत्व कर रहे थे और लाला लाजपत राय पंजाब से। तो आप यहाँ पर चर्चा देख रहे हैं कि अहिंदी भाषी नेताओं के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। और तिलक तो हिंदी केसरी नाम से पत्र निकाले थे, लेकिन यहाँ पर लाला लाजपत राय उनके साथ ही चलने वाले थे, तो ये भी उनसे पीछे नहीं थे। लाला लाजपत राय पंजाब में हिंदी प्रसार का कार्य एक संस्था के रूप में किया। हिंदी उर्दू संघर्ष में उन्होंने हिंदी के पक्ष में वातावरण बनाया। वहाँ के शिक्षण संस्थाओं में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सराहनीय भूमिका रही है। यानी कि पंजाब में हिंदी की पढ़ाई की शुरुआत लाला लाजपत राय ने की थी। अगर वहाँ के बच्चे अगर पंजाब के वर्तमान समय में जो भी अध्ययन कर रहे होंगे हिंदी में, तो वो लाला लाजपत राय को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। उन्हीं की वजह से वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, वरना सारी चीज़ें वहाँ पर पंजाबी में होती। उन्हीं के प्रयास से, मतलब कि लाला लाजपत राय के प्रयास से पंजाब विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के पाठ्यक्रम को मान्यता मिली। विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी की रत्न भूषण तथा प्रभाकर आदि परीक्षाओं का संचालन भी उन्हीं के प्रयासों से संभव हो सका। निश्चित रूप से पंजाब में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित प्रसारित करने में लाला लाजपत राय का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इसके बाद जो नाम आ रहा है वो है पंडित मदन मोहन मालवीय का। पंडित मदन मोहन मालवीय का जैसे मैं नाम ले रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत बीएचयू का नाम आ रहा होगा, और उसका नाम भी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी में। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी की संघर्ष कथा में मालवीय जी का विशिष्ट स्थान है। इनका समस्त जीवन हिंदी की लड़ाई लड़ते बीता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राष्ट्र भाषा हिंदी संभवतः
यही उनके जीवन के दो परम लक्ष्य थे। तो आपने देखा कि मदन मोहन मालवीय ने केवल बीएचयू की स्थापना नहीं की थी, बल्कि स्वाधीनता आंदोलन में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिए और इसके साथ ही राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर उनका काफ़ी लगाव था और अपने जीवन का इन्होंने मुख्य उद्देश्य 2 बना लिया था कि भारत को आज़ाद कराना है और राष्ट्रभाषा हिंदी को भी उसका हक दिलाना है। तो सन 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। हालाँकि संस्थापकों में इनका नाम नहीं रहा, लेकिन ये शामिल थे पर्दे के पीछे से। इनका महत्वपूर्ण जो काम है, वो सन 1863 ईस्वी में, यानी कि जब नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, उसके 30 वर्ष पहले इन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव जब रखा गया था, तब इन्होंने उसका डट कर विरोध किया था। जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर रहा था कि अंग्रेजों द्वारा ये कहा गया कि आप देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए कितना ज़रूरी जानकारी है ये सब। कई बच्चे इससे पूरा अनभिज्ञ हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि रोमन लिपि का प्रयोग कब किया जाता है, देवनागरी लिपि का प्रयोग कब किया जाता है। खास तौर से मैं छोटे जगह की बात कर रहा हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बच्चे थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों से अवगत हैं, लेकिन कॉलेजों में बच्चों को कोई लेना-देना नहीं रहता इससे। तो यहाँ पर जो बच्चे अभी कंसंट्रेट हो रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ये ज़रूरी है जानना कि सन 1863 ईस्वी में अंग्रेजों ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव दिया था। तो उसका विरोध किया था मदन मोहन मालवीय ने। वही मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। विरोध करते हुए उन्होंने कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस लिखकर रोमन लिपि की अव्यवहारिकता सिद्ध करते हुए उसकी वैज्ञानिकता की धज्जियां उड़ा दी थी। ठीक है। इसके बाद तत्कालीन गवर्नर को उन्होंने 60,000 हस्ताक्षरों वाला निवेदन देकर रोमन लिपि के खिलाफ जनाक्रोश एवं जनभाषा के से सत्ता को परिचित कराया था और अदालतों में हिंदी को प्रवेश दिलाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट काम रहा है मदन मोहन मालवीय का। आप कल्पना कीजिए कि वर्तमान समय फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब और गूगल का है, लेकिन सन 1863 ईस्वी के आसपास में जब ये घोषणा की गई कि रोमन लिपि का प्रयोग आप देवनागरी लिपि के जगह पर कर सकते हैं, उस जमाने में मदन मोहन मालवीय ने कुल 60,000 हस्ताक्षरों वाला निवेदन सौंपा था अंग्रेजों को और निवेदन सौंपते समय अंग्रेजों को ये आभास हो गया कि जन आक्रोश कितना है, जनभाषा को लेकर कितना लोगों में लगाव है और इसका परिणाम हुआ कि सन 1904 ईस्वी में अदालतों में हिंदी को प्रवेश मिल गया। तो इस योगदान को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए और ये ध्यान में रखिए कि 60,000 हस्ताक्षर, वर्तमान समय में तो हम गूगल फॉर्म बना लेते हैं, बहुत सारे फॉर्म बना लेते हैं जिससे कि हस्ताक्षर करवा लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी 60,000 हस्ताक्षर कराना एक बड़ा संकल्प की तरफ इंडिकेट करता है। उसी तरीके से आपको भी अपने जीवन में एक संकल्प बनाना है कि कोई चीज़ जो है वो अप्राप्त नहीं है, प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें हिंदी के बाद उन्होंने सन 1917 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हालांकि विधिवत तरीके से इसकी स्थापना की जो शुरुआत हुई 1916 में हो गई थी, बसंत पंचमी के दिन। तो ध्यान में रखना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की और उनका जो उद्देश्य था कि विद्यार्थियों के लिए हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रमों में शामिल कराया जाए। ठीक है। तो बीएचयू की स्थापना करते समय उन्होंने हिंदी को भी प्रमुखता से दिया हुआ था। इसके अलावा यहीं पर नहीं रुके मदन मोहन मालवीय, उन्होंने हिंदुस्तान, अभ्युदय, मर्यादा, सनातन धर्म आदि पत्रों का प्रारंभ एवं संपादन किया, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है आपके। सवाल पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान, अभ्युदय कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मर्यादा, सनातन धर्म आदि पत्रिकाओं का संपादन मदन मोहन मालवीय ने किया था। मालवीय जी के बाद महात्मा गांधी की चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के अभियान में तो अपना योगदान दिया है। इसके अलावा उन्होंने लगातार संपूर्ण देश में हिंदी के पक्ष में एक उत्साहमय आत्मीय वातावरण का निर्माण किया था, जबकि गांधी जी का संबंध गुजरात से था। उन्होंने मई 1917 को एक जगह लिखा था
कि हिंदी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है, यह बात निर्विवाद है। यह कैसे हो, केवल यही विचार करना है। जिस स्थान को अंग्रेजी भाषा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और इसे लेना उसके लिए असंभव है, वही स्थान हिंदी को मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी का उस पर पूर्ण अधिकार है। ये पूरा कोटेशन महात्मा गांधी का है, इसको बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखें। ये बात सन 1917 ईस्वी में उन्होंने कहा था। 1917 बहुत ही टर्निंग पॉइंट्स रहा है महात्मा गांधी के लाइफ का, जहाँ से चंपारण आंदोलन की भी शुरुआत होती है और दूसरी तरफ उन्होंने भाषा, खासतौर से हिंदी के महत्व के बारे में भी चर्चा की। सन 1929 में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कानपुर में हिंदुस्तानी को अखिल भारतीय कांग्रेस की दूसरी दफ्तरी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कांग्रेस महासमिति और कार्यकारिणी समिति के कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। गांधी जी ने हिंदुस्तानी से अपना तात्पर्य इन शब्दों में स्पष्ट किया है। हिंदुस्तानी का मतलब उर्दू नहीं, बल्कि हिंदी और उर्दू की वह खूबसूरत मिलावट है जिसे उत्तरी हिंदुस्तान के लोग समझ सकें और जो नागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती हो। तो यहाँ पर जब भी आपके सामने हिंदुस्तानी शब्द आए तो आपको वहाँ पर दो भाषाओं को जोड़ना है, हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बना हुआ है। गांधी जी द्वारा हिंदुस्तानी की पक्षधरता के बारे में दिनकर जी अपने विचार इन शब्दों में प्रकट करते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की समस्या ही प्रधान थी। अतएव भारत के सभी प्रांतों में ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि हिंदी उर्दू की एकता से अगर हिंदू मुस्लिम एकता की नींव पुष्ट होती है तो उचित है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी बना दी जाए। ये संस्कृति के 4 अध्याय से कोटेशंस को लिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि दिनकर ने लिखा है। तो वहाँ से जो हिंदू मुस्लिम एकता की चर्चा की जाती है, तो यहाँ पर हिंदी उर्दू की एकता की भी बात कही गई है। महात्मा गांधी ने सन 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रस्ताव रखा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार उत्तरी भारत के 6 विद्यार्थी दक्षिणी भाषाएं सीखने दक्षिण में जाएं और 6 दक्षिणी विद्यार्थी हिंदी सीखने उत्तर भारत आए। उस समय का देख रहे हैं आप जो विचार था कि कैसे उत्तर को दक्षिण से जोड़ा जाए। तो कुछ कुछ विद्यार्थी दक्षिण की भाषाएं सीखेंगे, कुछ कुछ विद्यार्थी उत्तर की भी भाषाएं सीखेंगे। उन्होंने अपने पुत्र, इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की। उन्होंने अपने पुत्र देवदास गांधी को भी हिंदी प्रचार प्रसार के लिए मद्रास भेजा था, परंतु जहां हिंदुस्तानी के सुझाव को कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया, वैसे ही इनके हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाने के सुझाव से तमिलनाडु में कुछ लोगों को शंका हुई और हिंदी के प्रचार प्रसार से प्रांतीय भाषाओं के विकास में बाधा पड़ेगी, ये शंका होने लगी। उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम प्रांतीय भाषाओं को नष्ट करके हिंदी को सारे भारत की एकमात्र भाषा बनाना चाहते हैं। ये गलतफहमी से प्रेरित होकर वे हमारे प्रचार का विरोध करते हैं। मैं हमेशा यह मानता रहा हूँ कि हम किसी भी हालत में प्रांतीय भाषाओं को मिटाना नहीं चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ ये है कि विभिन्न प्रांतों के पारस्परिक संबंध के लिए हम हिंदी भाषा सीखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या रहा है हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण हिंदी प्रचार सभा, मद्रास तमिलनाडु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा तथा हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि का गठन किया। तो यहाँ पर 3 सभाओं की चर्चा की है, खासतौर से परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा, जिसका मद्रास में गठन हुआ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में, हिंदुस्तानी प्रचार सभा का गठन महात्मा गांधी ने किया और हिंदी तथा देवनागरी लिपि के प्रति आग्रहशील हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इन्होंने सन 1935 में अपना संबंध तोड़ लिया था, जिसकी चर्चा हमने किया था। 1917 में हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े थे, लेकिन 1935 में ये अलग हो गए। महात्मा गांधी के योगदानों को आपने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के ऊपर, जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश में एक ओपन विश्वविद्यालय भी है। टंडन पंडित मदन मोहन मालवीय की हिंदी निष्ठा एवं संकल्प के मूर्ति मंत्र उत्तराधिकारी थे। इनका समस्त जीवन हिंदी सेवा का पर्याय बन गया था।
तो आपने देखा कि राजर्षि टंडन का भी जब भी नाम आए तो मदन मोहन मालवीय के बाद इनका नाम दूसरे कर्मठ नेताओं के रूप में आ सकता है, जिनका संबंध हिंदी की सेवा के लिए समर्पित था, पूरा एकदम अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। हिंदी के स्वाभिमान, सम्मान तथा आत्मगौरव के प्रश्न पर इस तपे सधे सेवक ने कभी किसी कीमत पर समझौता नहीं किया। हिंदी की अस्मिता के वे संरक्षक हैं। तो यानी कि पुरुषोत्तम दास टंडन का जब भी नाम आए तो उनको आपको बहुत सम्मान से देखना है, हल्के में नहीं लेना है। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के संस्थापकों में से हैं और सम्मेलन की ओर गांधी जी को आकर्षित करने का श्रेय भी इन्हीं को है। जब भी हम हिंदी साहित्य सम्मेलन और गांधी जी की बात कर रहे थे तो पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रभाव में आकर ही गांधी जी इस संस्था से जुड़े हुए थे। बाद में 1935 में अलग हो गए। वे कई बार सम्मेलनों के अधिवेशनों के सभापति बने। हिंदी तथा देवनागरी लिपि के प्रति समर्पित इस साधक ने हिंदुस्तानी के प्रश्न पर गांधी जी के पूर्ण प्रकोप को भी सहा। गांधी जी द्वारा सम्मेलन से त्यागपत्र देने पर भी हिंदी के सवालों पर वे नहीं झुके। तो पुरुषोत्तम दास टंडन को भी आप ध्यान में रखिए, इनसे एक दो सवाल बन जाते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक साधारण कांग्रेसी कार्यकर्ता से लेकर स्वतंत्र भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति पद से हिंदी की सेवा की है। उनका संबंध हिंदी भाषा परिषद कलकत्ता, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास से रहा है। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध 3 संस्थाओं से रहा। हिंदी भाषा परिषद, तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी भाषा परिषद कहाँ पर है, कलकत्ता में है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में। तो आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से एक एक पॉइंट को देखते रहिए और स्टोरी के रूप में इस लेक्चर को भी सुनते रहिए। तो राजेंद्र प्रसाद का संबंध इन 3 संस्थाओं से था। उन्होंने विविध सभा संस्थाओं के अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की। गांधी जी के परम भक्त होने के कारण हिंदी तथा हिंदुस्तानी में कोई फर्क न करते हुए उन्होंने हिंदुस्तानी का समर्थन किया था। यानी कि हिंदी और उर्दू दोनों को उन्होंने बराबर महत्व दिया। इसके बाद जो अगला नाम आता है सेठ गोविंद दास का। सेठ गोविंद दास के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, राजनेता, प्रवक्ता और हिंदी के सजग प्रहरी के रूप में जाना जाता है इनको। इन्होंने सृजनात्मक साहित्य, पत्रकारिता, हिंदी प्रचारक तथा सांसद के रूप में उल्लेखनीय काम किया। सन 1916 से ही वे राष्ट्रभाषा आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1920 में बरार हिंदी साहित्य सम्मेलन के वे अध्यक्ष बने। हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष रहे। तो लगातार हिंदी से जुड़े थे ये। भारतीय संविधान सभा में केंद्रीय राजभाषा का नाम हिंदी हो अथवा हिंदुस्तानी को लेकर जो विवाद चला उसे बुद्धिमत्ता से हल करने में इनकी भूमिका जबरदस्त रही। उन्होंने शारदा, लोकमत तथा जय हिंद आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो ये पॉइंट जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि जब भी चर्चा किया जाए शारदा, लोकमत, जय हिंद पत्र पत्रिकाओं का संपादन किसने किया, तो सेठ गोविंद का नाम आपको लेना पड़ेगा। वास्तव में सेठ जी राजर्षि की परंपरा के वे हिंदी स्वाभिमानियों में से रहे जिन्होंने हिंदी के प्रश्न पर विराट से विराट व्यक्तित्व से टकराने की तरह में किसी तरीके का वे संकोच नहीं करते थे, विचलित नहीं होते, डरते नहीं थे। तो आपको सेठ गोविंद को भी ध्यान में रखना है। आगे बात करें काका कालेलकर के ऊपर। काका कालेलकर हिंदी तरभाषी हिंदी प्रचारकों में इनका नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है। राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य को राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में इन्होंने देखा है। इन्होंने हिंदी प्रचार का क्षेत्र दक्षिण भारत था, बाद में गुजरात की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को बनाया। वे गांधी की परम शिष्य थे, अतः वे भी हिंदी के बजाय गांधी जी के नकल पर चलते थे और हिंदुस्तानी का समर्थक हो गए। और हिंदुस्तानी के लिए समर्थन जुटाने के लिए इन्होंने बहुत मशक्कत की और समस्त भारत की यात्रा की। इन्होंने हिंदी अथवा हिंदुस्तानी को टाइपराइटर तथा प्रेस की दृष्टि से सरल एवं सज्जित करने की दृष्टि से देवनागरी लिपि में कुछ मौलिक संशोधन परिवर्धनों का सुझाव दिया था। इसीलिए आप पढ़ते होंगे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पढ़ेंगे तो उसमें काका कालेलकर का भी नाम आता है कि देवनागरी लिपि में कुछ इन्होंने सुधार किया है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो इन्होंने जिस सुधार को इन्होंने सुझाव दिया था उसको स्वीकार नहीं किया गया। हिंदी के लिए सबकी बोली नाम सुझाया था पर इसे जनमत ने अस्वीकार कर दिया। यानी कि काका कालेलकर का मानना था कि इसको हिंदी न कहकर सबकी बोली कहा जाए, लेकिन बाद में ये नाम लोगों को पसंद नहीं आया।
फिर भी इनके योगदान को हम कम नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करें कि सामाजिक तथा धार्मिक नेता एवं हिंदी का क्या रोल रहा है। ठीक है, अभी तक हम राष्ट्रीय चर्चा कर रहे थे, अब हम बात करेंगे सामाजिक तथा धार्मिक नेताओं के बारे में। राजा राम मोहन राय का नाम इसमें पहले आता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय का जन्म कलकत्ता के एक जमींदार घराने में हुआ था। ये बहुभाषाविज्ञ थे। इन्हें अंग्रेजी, ग्रीक, अरबी, फारसी, संस्कृत तथा बांग्ला भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। जब भी हम पत्र पत्रिकाओं का इतिहास पढ़ते हैं तो राजा राम मोहन राय का नाम उसमें आता है। और यहाँ पर आप देखिए कि उनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी, ग्रीक, अरबी, फारसी, संस्कृत तथा बांग्ला का अच्छा ज्ञान था और साथ में हिंदी का भी था। वे हिंदू समाज में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कृत संकल्प थे। वे समाचार पत्र तथा प्रेस के विचार स्वातंत्र के प्रबल प्रवक्ता थे। वे अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे पर हिंदी के भी पक्षधर थे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, लेकिन वे हिंदी के भी पक्षधर थे। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय समस्याओं और कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाए। मुख्य उद्देश्य समर्थन का था कि अगर राष्ट्रीय समस्याओं की बात की जाए और उसके कार्यों की बात की जाए तो हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले उनके बंगदूत में बंगला, अंग्रेजी, फारसी तथा हिंदी के पृष्ठों का विधान था। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बंगदूत जो पत्र है, यहाँ पर 1826 लिखा गया है, लेकिन इसको 1829 आप ध्यान में रख सकते हैं। बंगला, अंग्रेजी, फारसी तथा हिंदी के पृष्ठों की बात की जाती थी, मतलब कि 4 भाषाओं की यहाँ पर चर्चा की गई है। वे स्वयं हिंदी में लिखते थे और प्रचार सामग्री का प्रकाशन हिंदी में करते थे। राजा राम मोहन राय के बाद दूसरा नाम आता है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं। इनका संबंध काठियावाड़ के ओरावी राज्य से था, यानी कि गुजरात से था, जहाँ से गांधी जी का भी ताल्लुक है। प्रारंभ में वे अपने व्याख्यानों में संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन 1873 में कलकत्ता में श्री केशव सेन की प्रेरणा से वे हिंदी में व्याख्यान देने लगे। तो किसी के जीवन में कभी भी टर्निंग पॉइंट्स आ सकता है। आप देख रहे हैं कि दयानंद सरस्वती जो कि शुरू में संस्कृत का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई जिनका नाम केशव सेन है, तो वो हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किए। इसके बाद उन्होंने भाषण, शास्त्रार्थ, पत्र व्यवहार सब में हिंदी का प्रयोग करना शुरू किया और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, ये भी हिंदी में लिखा गया है। वस्तुतः उन्होंने मन, वाणी और कर्म तीनों से हिंदी की सेवा की और हिंदी को एक नई गति, एक नई चेतना तथा एक नया स्पंदन व कंपन के साथ नवजीवन देने का प्रयास किया है। तो दयानंद सरस्वती का बस आपको ध्यान में रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है किसका है, तो दयानंद सरस्वती का है। बाकी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ संस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं, धार्मिक संस्थाओं के बारे में, जिसमें कि ब्रह्म समाज का नाम आ रहा है। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक राजनीतिक जागृति के प्रवर्तक सूत्रधार राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इस संस्था का लक्ष्य ईसाई धर्म प्रचारकों एवं यूरोपीय सभ्यता के मोहक आकर्षण से भारतीयों को अविचलित रखना था। यह संस्था एकेश्वरवाद में विश्वास करती थी और मूर्ति पूजा की विरोधी थी। यानी कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो ईसाई धर्म प्रचारकों और यूरोपीय सभ्यता के प्रति जो भारतीयों का आकर्षण था या फिर विचलन था, उससे घबराने की से दूर रखने के लिए था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या है, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा का विरोधी था। इस संस्था ने भारतीयों में जागरण लाने एवं स्त्रियों को सामाजिक समानता दिलवाने के लिए सफल प्रयत्न किए। राजा राम मोहन राय ने जनता में राष्ट्रीय चेतना को गतिशील किया और राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा होने पर बल देते हुए हिंदी को इस पद के लिए सबसे उपयुक्त बतलाया। इसी कारण उन्होंने अपनी अधिकांश पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी में कराया। सन 1826 में अंगदूत नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था। यहाँ पर 1829 आप नोट कर लीजिए और अंगदूत के स्थान पर बंगदूत होना चाहिए। हालांकि बुक में यही लिखा हुआ है। साप्ताहिक पत्र निकाला जिसमें कुछ पृष्ठ हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, फारसी में रहते थे, जिसकी चर्चा हमने कर लिया है। ठीक है। बाद में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश निकाला, जिसको कि आपने देख लिया। इसके अलावा नवीन चंद्र राय
का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है, जिनका संबंध पंजाब से था और इन्होंने लाहौर से ज्ञान प्रदायिनी नामक पत्रिका का संपादन किया था, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहा है। बाद में हिंदी उर्दू विवाद जब शुरू हुआ तो इन्होंने हिंदी का समर्थन किया। भूदेव बनर्जी ने बिहार की अदालतों में हिंदी के प्रवेश तथा पाठ्य पुस्तक को प्रचलित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सारे लोगों का संबंध कहीं न कहीं हिंदी के विकास से। दूसरी संस्था का नाम हम ले तो आर्य समाज, धार्मिक रूप से ब्रह्म समाज के बाद आर्य समाज है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी सन 1875 ईस्वी में। ये सारी चीज़ें आपने जीएस में पढ़ी होगी। और आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्यों में ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकना था तथा हिंदू समाज तथा धर्म में प्रचलित विविध रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों के खिलाफ जनमानस को जागृत करना था। ठीक है। आर्य समाज पहली संस्था है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर स्वभाषा, स्वदेश, स्वधर्म तथा स्वराज्य के लिए आंदोलन की पहल की थी। ये पॉइंट आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आर्य समाज का जो उद्देश्य था, पहली बार कोई ऐसी संस्था है भारत की जिसने अखिल भारतीय स्तर पर स्वभाषा, स्वदेश, स्वधर्म और स्वराज के लिए आंदोलन किया था। तो मुख्य उद्देश्यों को आप ध्यान में रखिए, स्वदेश, स्वभाषा, स्वधर्म और स्वराज्य। उन्होंने अपने विचारों को पूरे देश में फैलाने के लिए हिंदी भाषा को चुना। हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा कहा और आर्य समाज के 28 नियमों में से 5वें नियमानुसार प्रत्येक आर्य समाजी को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। तो आप देख रहे हैं कि स्वाधीनता आंदोलन या फिर सामाजिक सुधार के दौर में किस तरह से जो उस समय के समाज सुधारक थे, हिंदी को लेकर एक अभियान छेड़ दिया था उन्होंने, जिसका कि आज की पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई इसका असर नहीं दिखाई पड़ता है। फिर भी हमें अपने इतिहास को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि आर्य समाज की स्थापना हुई और एक कंडीशन लागू कर दी गई थी कि सभी आर्य समाजी को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अपने जो भाषण थे, अधिवेशनों में जो उद्घाटन भाषण थे या फिर जो खंडन मंडन करते थे, ग्रंथ लिखते थे, सबका माध्यम उन्होंने हिंदी बना दिया। साप्ताहिक सत्संग, वार्षिक अधिवेशन में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता था। गुजराती भाषा भाषी जब इनके पास आते थे तो अपने लेखन में हिंदी का प्रयोग करते थे और उन्होंने आर्य दर्पण का प्रकाशन करवाया। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। सत्यार्थ प्रकाश तो है ही, आर्य दर्पण को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सारा उन्होंने काम किया कि सरकार की कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा किए बिना ही पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर हिंदी के प्रचार प्रसार को गति दी। इसीलिए कई जगह आप पढ़ते होंगे डीएवी कॉलेज, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज हैं, हर जगह आपको एक एक डीएवी कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये वही दयानंद सरस्वती हैं। आपके दिमाग में धीरे धीरे चीज़ें बैठ रही होंगी। तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और हिंदी को माध्यम बनाया और उसको प्रचार प्रसार करने का अपना जो भी काम था किया। इसके बाद जो संस्था आती है उसका नाम है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना सन 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद राणा डे ने की थी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। यह संस्था एक और सामाजिक तथा धार्मिक उद्देश्यों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील थी, तो दूसरी ओर वह स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह आदि के पक्ष में वातावरण बना रही थी। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जो भी संस्थाएं हैं उनका उद्देश्य एक से अधिक है। एक तरफ वो सामाजिक धार्मिक सुधार की बात करते हैं, तो दूसरे तरफ जो समाज में रूढ़ियां हैं, जो कमियां रही हैं, खासतौर से स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि का जो माहौल था उस जमाने में, उसके पक्ष में एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर इत्यादि का भी नाम आप ले सकते हैं। तो ये कुछ संस्थाएं थी। इसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी है। इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में मादाम व्लास्की तथा कर्नल आल्कोट ने अमेरिका में की थी। संस्था के मूल में भारतीय धर्म दर्शन का अध्ययन और प्रसारण था। बाद में इसका संबंध एनी बेसेंट से भी जुड़ता है। ठीक है, आगे चलकर सन 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार इस संस्था से करना शुरू किया और CHS, बहुत सारे बच्चे CHS का फॉर्म भरते होंगे, तो एनी बेसेंट ने ही
इसकी स्थापना की थी और बाद में सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल और हिंदू कन्या शाला स्थापित की। जो बनारस में रहते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे और जिनका आना जाना लगा होता है वो भी जानते होंगे, रोड पर ही है। संस्थाओं में भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं पर जोर दिया गया। इससे हिंदी को काफ़ी फायदा हुआ। और एनी बेसेंट माना जाता है कि पहली महिला है जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थी, अगर विदेशी देशी को छोड़ दिया जाए तो। सन 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। 1915 से 25 तक इन्होंने राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया और गांधी जी के साथ दक्षिण भारत के दौरे पर भी गई थी। अपने अंग्रेजी पत्र न्यू इंडिया, तो आपको ध्यान में रखना है कि न्यू इंडिया पत्र किसका था, तो एनी बेसेंट का था। वे हिंदी लेखकों का भी प्रकाशन किया करती थी। था तो अंग्रेजी में, लेकिन अब वहाँ पर हिंदी के लेखकों को भी कुछ जगह देने का प्रयास किया था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के प्रति संकल्पबद्ध कुछ और भी संस्थाएं हैं जो अपने ढंग से हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी रहीं, जिसमें कि रामकृष्ण मिशन, राधा स्वामी संप्रदाय अथवा सनातन धर्म समाज का भी योगदान रहा है। आगे हम चर्चा करते हैं कि साहित्यिक संस्थाएं कौन कौन सी थीं, जिसमें कि काशी नागरी प्रचारणी का नाम लिया जा सकता है। काशी नागरी प्रचारणी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में 1893 वाराणसी और इसके संस्थापकों का नाम आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर संस्थापकों से सवाल तो पूछा ही जाता है। कुछ अन्य नाम भी हैं कि गोपाल प्रसाद खत्री का भी संबंध इससे था। बाबू श्याम सुंदर दास का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। मदन मोहन मालवीय, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बद्रीनारायण चौधरी, इन लोगों का भी संबंध जुड़ाव था इससे। इनकी रचनाएं भी इसमें छपती थी, नागरी प्रचारणी पत्रिका जो निकलती थी, ठीक है। सभा का जो महत्वपूर्ण रोल था कि हिंदी प्रचार प्रसार के लिए रचनात्मक तथा आंदोलनात्मक रूपों में काम करना। जहां सभा के भगीरथ प्रयत्न से सन 1900 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालती कामकाज के लिए फारसी के साथ नागरी को भी स्वीकार किया। वहाँ सभा हिंदी के अनुपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा के महत्व पर प्रकाश डालिए। कई बार तो परीक्षाओं में टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि नागरी प्रचारणी सभा जो थी नागरी लिपि के लिए तो प्रतिबद्ध थी ही। इसके अलावा जो इसका महत्वपूर्ण काम है कि जो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ थे उसकी खोज करना, हिंदी के बृहद कोशों का निर्माण करना, हिंदी भाषा तथा साहित्य इतिहास लेखन में काम करना, शोध कार्य एवं साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन करना और रचनात्मक कार्य के लिए प्रतिबद्धता। तो ये 4-5 पॉइंट जो हैं ये नागरिक प्रचारणी सभा के महत्वपूर्ण हैं और कई बार तो विकल्पों में रख कर पूछे जाते हैं कि कौन सा योगदान है कौन सा नहीं है, ठीक है। संस्था के अपने आर्य पुस्तकालय में करीब 40,000 मुद्रित पुस्तकें और लगभग 4,000 अप्राप्य हस्तलिखित ग्रंथ हैं। हालांकि वर्तमान समय में इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और चिंताजनक है। कुछ लोगों ने प्रयास किया है कि अब इसके स्थिति को सुधारा जाए। तो बनारस जाकर जरूर एक बार काशी नागरी प्रचारणी सभा को देखने का आपको अवसर मिले तो जाइए, देखिए, ठीक है। तो उसके महत्व को और आप आत्मीयता के साथ जोड़ पाएंगे, वरना किताबों में पढ़ते पढ़ते बस हम अक्षरों से परिचित हो पाते हैं, वह पूरी चीज़ों से परिचित नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जब भी मौका मिले तो जरूर जाइए, देखिए। दर्शन इत्यादि करने के बाद विश्वनाथ दर्शन, आप इसका भी दर्शन करिए। तो हमने बताया कि नागरिक प्रचारणी सभा ने महत्वपूर्ण काम किए। कोश विभाग की इसने स्थापना की, जिसमें कि हिंदी शब्द सागर नाम से शब्दकोश इन्होंने निकालना शुरू किया। हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली का भी इन्होंने प्रयास किया। शब्द संक्षिप्त शब्द सागर जैसे कोशों का भी प्रकाशन हुआ। और ये वही हिंदी शब्द सागर है जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तो ये सारी कहानियां आप जानते हैं, बस उनको ध्यान में रखना है। कोशों के निर्माण के अलावा इन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, दर्शन, तर्कशास्त्र, विज्ञान और कला आदि विषयों पर भी लेख प्रकाशित किए। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशल देव रासो आदि पिछले 81 वर्षों से सभा के महत्वपूर्ण प्रकाशन रहे हैं। ये सब वहाँ से प्रकाशित हुए हैं। नागरिक प्रचारणी पत्रिका सभा की साहित्यिक शोध पत्रिका प्रकाशित हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका किस टाइप की पत्रिका है, तो इसको आप शोध पत्रिका के तौर पर भी देख सकते हैं।
और नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य की मौलिक एवं श्रेष्ठ रचनाओं को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती है। सभा ने अब हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप को दृष्टिगत रख संकेत लिपि विद्यालय की स्थापना की है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, संकेत लिपि विद्यालय को स्थापित किया गया है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, जिसमें हिंदी की संकेत लिपि, शॉर्ट हैंड तथा टाइपिंग की शिक्षा दी जाती है। सभा ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम भाषाओं की प्रारंभिक शिक्षा का भी प्रबंध किया है। तो आपने नागरिक प्रचारणी सभा के महत्व को समझ लिया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में निभाया और हिंदी के विकास के लिए। आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन के ऊपर, जिसकी चर्चा हम पहले भी इस लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना सन 1910 ईस्वी में श्याम सुंदर दास की प्रेरणा एवं सुझाव से की गई थी। हालांकि इससे पहले हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हो चुकी थी। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, यहाँ पर प्रयोग लिखा गया है, इसको आप ध्यान में रखिए, प्रयाग, ठीक है। तो एक काशी में स्थापना हुई, दूसरा प्रयागराज वर्तमान समय में अगर कहें तो वहां पर हुई। और इसका मतलब जो हुआ, स्थापना हुई, इसकी प्रथम जो अधिवेशन हुआ वो महामना मदन मोहन के अध्यक्षता में काशी में हुआ था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यह मदन मोहन मालवीय भी इसके अध्यक्ष थे। बाद में हिंदी भाषा एवं देवनागरी के प्रचार के लिए एक नई संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया और इसके जो सूत्रधार थे राजर्षि टंडन थे। वही राजर्षि टंडन जो अपने जीवन को पूरा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिए थे। तो ये सारी स्टोरी आप अपने दिमाग में रखेंगे तो फिर आपको पढ़ने में आनंद आएगा। अब बात करते हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के बारे में। महात्मा गांधी की प्रेरणा से दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के कार्य के लिए एक योजना सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के इंदौर अधिवेशन के अवसर पर हुई थी। यानी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान ही सन 1918 ईस्वी में, और सम्मेलन की स्थापना 1910 में हो गई थी। तो इंदौर में इसका एक सम्मेलन चल रहा था, अधिवेशन बुलाया गया था। वहीं पर यह निर्णय लिया गया कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में इसकी स्थापना हो, क्योंकि विरोध के स्वर वहीं पर उठने लगे थे। इसलिए लोगों को जोड़ने के लिए इस सभा की स्थापना की गई थी और इसकी योजना सन 1918 में हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास रखा गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के नाम से कर दिया गया। 1927 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास के बजाय इस संस्था को दक्षिण भारत प्रचार सभा नाम दिया गया था। तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स है इनको ध्यान में रखना है। इसके संरक्षकों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आता है और इसकी 4 शाखाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नई जानकारी आपके लिए हो सकती है क्योंकि तमाम किताबें हैं और सब में अलग अलग चीजें दी गई हैं। तो दक्षिण भारत प्रचार सभा जो है उसकी 4 शाखाएं भी साउथ में खोल ली गई, जिसमें कि पहली शाखा है त्रिचिनापल्ली तमिलनाडु, दूसरी शाखा हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तीसरी शाखा एर्नाकुलम केरल और चौथी शाखा धारवाड़ कर्नाटक। तो आप देख रहे हैं कि 4 राज्यों को इसे जोड़ लिया गया है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत प्रचार सभा की कितनी शाखाएं हैं। तो इन 4 शाखाओं का नाम आपने देख लिया और कौन कहां कहां पर है ये भी आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के बारे में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के 25वें अधिवेशन। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन से कई सभाओं का जन्म हुआ है। सम्मेलन होता था और तुरंत एक सभा का गठन हो जाता था। इसके पहले आपने देखा, इसके बाद 1936 में आप देख रहे हैं कि नागपुर अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का गठन किया जाए वर्धा में, क्योंकि नागपुर वर्धा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, उसी के आसपास में होगा। मुझे तो कभी जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जिन बच्चों ने वर्धा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की होगी तो वो जरूर इस समिति को देखे होंगे। अब कौन जानता है कि इसकी भी स्थिति नागरिक प्रचारणी सभा काशी टाइप की हो, अब मैं कल्पना ही कर सकता हूँ। सन 1938 ईस्वी में शिमला के हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी प्रचार समिति का नाम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि जो हिंदी प्रचार समिति थी उसका नाम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति 1938 में
शिमला में हिंदी साहित्य सम्मेलन का जब 27वां अधिवेशन हुआ था वहां पर कर दिया गया और उसका मुख्यालय वर्धा में रखा गया। ठीक है। सन 1938 में सभा ने अपना प्रकाशन विभाग प्रारंभ कर दिया। इसमें देवनागरी लिपि के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखने सिखाने की दृष्टि से भारत भारती नामक पुस्तक माला का प्रकाशन किया गया। तो पहले नजर में तो भारत भारती जब हम बोलते हैं तो मैथिली शरण गुप्त का नाम आ जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने किस पुस्तक माला का प्रकाशन करना शुरू किया था। तो उसका नाम ध्यान में रखिए, भारत भारती। समिति राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्र भारती नामक 2 पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करती थी। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइए अपने दिमाग में। ठीक है। और राष्ट्रभाषा भारती नामक जो पत्रिकाएं थी, इनमें हिंदी की मौलिक एवं अन्य भारतीय भाषाओं की साहित्यिक कृतियों का हिंदी अनुवाद कर प्रकाशित किया जाता था। यानी कि अब धीरे धीरे अनुवाद का काम भी शुरू हो गया। राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रदर्शनियों के साथ साथ द्वितीय एवं तृतीय विश्व युद्ध के सम्मेलनों क्रमशः मॉरिशस एवं दिल्ली की संयोजन समिति की भूमिका सराहनीय रही है। इस समय समिति के केंद्र मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम, बंगाल तथा उड़ीसा के साथ इंग्लैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, चेकोस्लोवाकिया तथा मॉरिशस में हिंदी प्रचार प्रसार के कार्यों में संलग्न थी। इसके अलावा महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की भी स्थापना की गई थी, जिसके प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी और काका कालेलकर थे। और इससे जुड़े हुए जो भी इसका जो उद्देश्य था राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से हिंदी का प्रचार प्रसार करना था। और इसकी स्थापना सन 1937 ईस्वी में हुई थी। तो ये कुछ संस्थाएं थी जिनको कि आपको प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ते वक्त बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ आयोग और समितियां गठित की गई थी जिनसे कि प्राय परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो उनको हम एक नज़र में जल्दी से देख लेते हैं। हिंदी के प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति के आदेश 1952 से 1955 में ये आया था। फिर राजभाषा आयोग का गठन 1955 में, संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 एक सर्वेक्षण, राजभाषा अधिनियम 1976। तो इनको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। कई बार मिलान वाले, सुमेलित वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें ये सवाल पूछ लिया जाता है और मिलाना पड़ता है। तो इनको आप ध्यान में रखिए कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, हिंदी के प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति के आदेश कब कब जारी हुए। 2 आदेश जारी हुए 1952 में और 1955 में। इसके बाद राजभाषा अधिनियमों को ध्यान में रखिए, राजभाषा समितियों को ध्यान में रखिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुवाद के ऊपर। प्रयोजनमूलक हिंदी की जब चर्चा करेंगे तो अनुवाद की चर्चा किए बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अनुवाद शब्द संस्कृत की वद धातु से ध्य प्रत्यय तथा अनु उपसर्ग लगाने से संपन्न होता है। वद का अर्थ होता है बोलना या कहना, अनु का अर्थ होता है पश्चात या। इस प्रकार अनुवाद का अर्थ हुआ कि कही हुई बात को फिर से कहना। और तमाम विद्वानों ने इसकी चर्चा की है। बस आपको ध्यान में रखना कि अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण अनुवाद कहलाता है सामान्य तौर से देखा जाए। लेकिन अनुवाद की प्रक्रिया के कुछ सोपान हैं, कुछ इसकी सीढ़ियां हैं, कुछ इसके नियम हैं। इसमें पहला है कि भाषा ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद जो करना चाहता है यानी अनुवादक को मूल एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। वह मूल भाषा की प्रकृति की ठीक ठाक परख कर उसकी सामग्री को लक्ष्य भाषा की प्रकृति में ढालकर अनुवाद को मूल के अधिकार से वो उसको मतलब अंतर न रहे। ठीक है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि जो अनुवादक है उसको 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली बार प्रैक्टिस सेट में इस तरीके का कुछ आपको प्रश्न दिया था और आपको अब बातें समझ में आ रही होंगी कि जो अनुवादक होता है उसको 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक मूल भाषा होती है और एक लक्ष्य भाषा होती है। ठीक है। और दूसरा है कि विषय का ज्ञान होना चाहिए। जो अनुवादक है उसको भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ विषय का ज्ञान होना चाहिए, वरना फिर अनुवाद गलत कर देगा अगर विषय का ज्ञान नहीं होगा।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभिव्यक्तिगत स्पष्टता तथा तटस्थता होनी चाहिए, मतलब भाषा और विषय के ज्ञान के साथ साथ उसमें स्पष्टता तथा तटस्थता होनी चाहिए, झुकाव इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका खास सोपान के रूप में है। तीसरा, अनुवादक को स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा की वाक्य संरचनाओं को के अंतर को स्पष्ट समझना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अनुवाद में स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, कई बार ये स्रोत भाषा को मूल भाषा भी कहा जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं पारिभाषिक शब्दावलियों के ऊपर भी थोड़ा। ये पारिभाषिक शब्दावलियाँ भी बनाई गई हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया कि नागरिक प्रचारणी सभा स्थापित हुई तो कोश का निर्माण करना शुरू की। धीरे धीरे उसके दिमाग में आया कि कोश का निर्माण तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिनका भी हमें कोश तैयार करना चाहिए। तो कुछ लोग काम में लग गए। ठीक है, जिसमें कि सुख संपत्ति राय भंडारी, इसके अलावा ऊपर नाम दिया गया था रघुनाथ पंत, इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे भारत सरकार ने भी इसमें अपना थोड़ा सा रुचि जगाना शुरू किया और सन 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। साथ ही केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की भी स्थापना की गई। तो ये दोनों पॉइंट आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है और ये दोनों शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई या फिर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई, ये कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रयोजन मूलक हिंदी के पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और आखिर तक आप सभी लोग जुड़े रहें। आप भी अपने ज्ञान परिज्ञान को विस्तृत किया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी के आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा और आप कमेंट्स कर कर बताएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। हमने सोचा कि एक ही वीडियो लेक्चर में पूरा कवर कर लेते हैं ताकि आपको भटकना ना पड़े। तो कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइए कि आज का ये टॉपिक आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।